हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे टिश्यू यानी कि ऊतकों के बारे में। अभी तक आपने समझा है प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू में जिसमें आपने कुछ चीजें पढ़ ली हैं, कुछ हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। उन सबको आपको क्या करना है, एक एक करके रिवाइज करना है। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू हमने पढ़े थे, प्लांट टिश्यू के टाइप हमने देखे थे, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा था और फंक्शंस देखे थे। इसी के साथ हमने लोकेशन भी देखी थी। इसके अलावा हमने कहा था कि ओरिजिन के बेसिस पे भी क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखे। कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके फंक्शन आपके पास अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करें तो हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एरियोडर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड को देखेंगे। हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्लूइड वाला, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ के बारे में बात कर रहे थे। हमने ब्लड और लिम्फ को पढ़ लिया था, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में, लिम्फ के बारे में समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू को आपने समझ लिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे पहला जो एग्जांपल आपके पास आता है फ्लूइड का, जिसमें हमने कहा तरल संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक अलग अलग प्रकार के हमने देखे, लेकिन हमने कहा कि अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड के एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्यों तरल है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर जो संयोजी ऊतक होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और जिस प्रकार की प्रकृति मैट्रिक्स की होती है उसी प्रकार की प्रकृति आपको यहाँ पर टिश्यू में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने कहा कि क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो है प्लाज्मा। ब्लड दो चीजों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर के बना होगा, मैक्सिमम जो पार्ट होता है प्लाज्मा का वो बना होता है वाटर से, और उसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन, हॉर्मोन्स और भी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स किस में पाई जाती है, मैट्रिक्स में पाई जाती है। तो आपने कहा मैट्रिक्स कैसा है, प्लाज्मा कैसा है, लिक्विड है, तरल है, इसीलिए जो रक्त है उसकी प्रकृति कैसी है, आपने कहा तरल है, लिक्विड है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, गैसेस एक्सचेंज में, यानी कि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, वो चाहे डाइजेस्टेड फूड होगा, चाहे गैसेस होगा, चाहे हॉर्मोन्स होगा, इन सारी चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ब्लड जो बना होता है वो तीन प्रकार, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। जब हमने आरबीसी की बात की थी, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं या लाल रक्त कणिकाएं कह रहे हैं, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब आप बात हीमोग्लोबिन की करते हैं तो हमने कहा कि हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में मदद करेगा। रेस्पिरेशन में एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेस्पिरेशन को करें तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, पूरे जितने भी आपके टिश्यू, जितने भी आपके सेल्स होंगे वहां पर क्या करना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने कहा ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड का कौन सा पार्ट, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी है और आपके पास ब्लड सेल्स भी आती है, तो आपने कहा ब्लड सेल्स का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, हमने कहा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में जब आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था तो आपने क्या कहा था, अल्फा और बीटा चेन होती है इस प्रकार से, और आपने कहा था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से क्या आ जाता है, कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है कि हर एक जो आयरन ग्रुप है उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन कनेक्ट हो रही है। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, आरबीसी में है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बह रहा होगा, आपने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीकृत रक्त है, तो ये जो ऑक्सीकृत रक्त है ये किस में बह रहा होगा, आपकी वेन,
यानी कि जो शिराएं होती हैं, या आपकी धमनियों या आर्टरीज होती हैं, या कैपिलरी, किस में बह रहा होगा? कौन मुझे आंसर बताएगा? GGIC चोर गलिया, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। GGIC चोर गलिया, ठीक है, आ रही है। बच्चे माइक लीजिए एक बार और मुझे बताइए आप लोग कौन सी क्लास के बच्चे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? खुशी। कौन सी क्लास के हैं आप? 9th। वेरी गुड। अब ये बताइए, ये जो चैप्टर है टिश्यू यानी कि ऊतक, ये आपने पढ़ लिया है? नो मैम। नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैम अभी चल हम रहा जो है। बात कर रहे हैं, चल रहा है, कहाँ पर हो? कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सेल। सेल चल रहा है। हम एक बार अपनी कॉपी देखिए, आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो मुझे बताइए एक बार पढ़ के। टिश्यू चैप्टर की हम बात करें, ठीक है, ऊतक की हम बात करें। किसके पास है कॉपी? किसके पास भी कॉपी, मुझे पढ़ के बताइए कौन कौन से टॉपिक हुए हैं अभी तक। किसके पास कॉपी है? हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, माइक ऑन कीजिए बच्चे, पहले माइक ऑन कीजिए। क्या नाम है आपका? मैम गीतांजलि जोशी। गीतांजलि। गीतांजलि कहिए बच्चे, कॉपी है आपके पास? मैम कॉपी हमारे पास है पर आज हमारी घर रह गई थी और हम अपसेंट थे तो हमारा काम भी पूरा नहीं है इसलिए। अच्छा, तो आपको याद है कि कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ये याद है आपको? चलिए मुझे ये बताइए, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक की परिभाषा बताइए। जिसे भी बताना है, जिससे आता है वो बता सकता है। बच्चे आपस में बातें नहीं। गीतांजलि, बच्चे पीछे बातें नहीं। कोशिकाओं का वह समूह जो क्रियात्मक कार्य समान करता है। ठीक है, गुड, आपने सही कहा। अब मुझे ये बताइए कि जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के हमने पढ़े थे, पादप ऊतक होते हैं और जंतु ऊतक होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जंतु ऊतक कितने प्रकार के पढ़े हैं आपने? कितने प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक, कौन बताएगा? मैम 3 प्रकार के, एलिपीथियमी ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। अच्छा बच्चे, ये आप जो बता रहे हैं वो आप बता रहे हैं जंतु ऊतक, मैंने आपको पादप ऊतक के बारे में पढ़ा है, ठीक है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू कौन बताएगा मुझे? रेखीय और आरेखीय पेशी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे, नाम क्या है आपका? मैम खुशबू बिस्क। खुशबू। बच्चे मुझे प्लांट टिश्यू के बारे में आप बता सकते हैं, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक जिन्हें हम कहते हैं? मैम प्लांट हाँ जी। मैम 3 प्रकार के होते हैं, रेखिक, आरेखिक और पेशीय। अच्छा अच्छा, तो खुशबू सबसे पहले आप जो बता रहे हैं वो किसके बारे में बता रही हैं? जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में बता रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम आगे जाके क्लियर कर देंगे। अब आप में से मुझे कौन बच्चा बता सकते हैं प्लांट टिश्यू पादप ऊतक? किसी ने पढ़ा है जिसमें हमने विभाजोतक ऊतक पढ़े थे और स्थायी ऊतक पढ़े थे, कुछ याद आया? जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, किसे याद आया? खुशबू, बच्चे याद आया? मैम आपका क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 2 प्रकार के होते हैं, विभाजोतक ऊतक जिसे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जिसे आप स्थायी ऊतक कहते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, विभाजोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? ये किसे आता है? किसी को आता है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। मैम नहीं आता, आप बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बैठे। एक बार आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से चार्ट को यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ प्लांट टिश्यू का, वो आप देख। होमवर्क में आपके लिए क्या है, आप ये सारी चीजें घर से डिस्कस करके एक बार लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट आता है। सबसे पहले प्लांट टिश्यू की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बातें आपस में कोई नहीं करेगा, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। GGIC चोर गलिया, GIC पोखरी, ठीक है। आप लोग आगे ध्यान दीजिए। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन्हें हम विभाजोतक ऊतक कहते हैं। आप चाहें तो आप जल्दी से लिख भी सकते हैं, इन्हें हम विभाजोतक ऊतक कहते हैं। ये परमानेंट टिश्यू, इन्हें हम स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिन्हें हम विभाजोतक ऊतक कह रहे हैं, वो फिर से 3 प्रकार के आ जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाते हैं? 3 प्रकार के आ जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब यहाँ पर हमने कहा, देखिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे पास परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक आते हैं, जिसमें हमने कहा सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक फिर से 3 प्रकार के आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के 2 पार्ट आते हैं, फाइबर और स्क्लेरिड।
अगर हम जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम दो हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट टिश्यू का एक चार्ट आता है। इसी को हमने क्या किया था, डिटेल में समझा था और डिटेल में पढ़ा था। जीजीआईसी छोड़ कर ले, आगे की रो को छोड़ करके बाकी किसी का ध्यान नहीं है। आगे की रो के अलावा सारे बच्चे अपने काम में बिजी हैं। चलिए ठीक है, अब हमने बात की है यहाँ पर किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जंतु ऊतक के बारे में हम बात कर रहे थे। जंतु ऊतक हमारे पास 4 प्रकार के आते हैं। एपिथेलियल आता है, कनेक्टिव आता है, मस्कुलर आता है और नर्वस आता है। हमें खुशबू ने जो बताया था वो यहाँ पर हमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया था। ठीक है, खुशबू ने जो हमें बताया था वो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताया था। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बताइए सबसे पहले, आपको समझ आया? एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कौन मुझे बता सकता है? एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम उपकला ऊतक के नाम से भी जानते हैं, कौन मुझे बता सकता है? गीतांजलि के पीछे रो में जो बच्चियां बैठी हुई हैं। ठीक है बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। सर वो हिंदी में है बट आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, अब समझ आया उपकला ऊतक। हम उपकला ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ये बताना है कि उपकला ऊतक के क्या कार्य होते हैं, कहाँ पाया जाता है, आपको पता है इस बारे में? यस और नो? खुशबू बताइए, वरना फिर आगे मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। जीजीआईसी चोर गलिया, बच्चे बताइए आपको उपकला ऊतक के बारे में पता है या फिर मैं आपको बताऊं? आप बता दीजिए। उपकला ऊतक, सबसे पहले बात करते हैं जंतु ऊतक के बारे में। एपिथेलियल को आप क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को आप संयोजी ऊतक के नाम से। बच्चे आपस में बातें नहीं, ऐसे कैसे होगा? आप आपस में बातें कर रहे हैं, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ दोनों चीजों में, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने कहा एपिथेलियल को हम उपकला ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू को आप क्या कहेंगे यहाँ पे? मांसपेशी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और नर्वस टिश्यू आपके पास आता है। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। इसका काम क्या होता है? अंगों को क्या करना? कवर करना। कवर का मतलब समझते हैं आप लोग? किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, बाहर से एक आवरण आप क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, उसे हम कवरिंग कहते हैं। तो एपिथेलियल का जो उपकला ऊतक का जो कार्य होता है, सबसे पहले क्या होता है? कवर करता है, जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं या जो स्किन होती है उसे कवर करता है, पहला। दूसरा हमने कहा लाइनिंग। लाइनिंग का क्या मतलब होता है, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा ये जो डायग्राम है ये आमाशय है। आमाशय के बारे में जानते हैं आप लोग? आमाशय क्या होता है? जीजीआईसी चोर गलिया, आमाशय का क्या कार्य होता है, कौन मुझे बताएगा? चलिए बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम आमाशय का मतलब हमारा पेट होता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में ही जाता है। ठीक है, और पेट में क्या होता है फिर? मैम पेट में पचने की प्रक्रिया होती है, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया खुशबू। चलिए बैठिए, वेरी गुड बच्चे। अब ये हमारा आमाशय है, जैसे कि हमें अभी खुशबू ने बताया कि यहाँ पर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। उन्होंने एक और चीज का नाम लिया HCl, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कार्य करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। ऐसा नहीं है प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, पाचन में मदद करेगा। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में क्या करेगा? मदद करेगा। दूसरा इसका कार्य क्या होता है? जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं यहाँ पर, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या करेगा? नष्ट करता है, किल करता है। तीसरा आपने कहा अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, किसके लिए? भोजन के पाचन के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? आपने पढ़ा होगा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार पढ़े हैं? किसने पढ़े? हैंड रेज कीजिए। चोर गले, किसने पढ़े हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, हैंड रेज करना है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड, वीक बेस पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में? आ गया आपके पास क्वेश्चन ये वाला। क्या पढ़ेंगे? प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एसिड अटैक की जो घटनाएं आती हैं, उसमें क्या यूज होता है? एसिड यूज होता है। किस प्रकार का एसिड? किस प्रकार का अम्ल? एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, किस प्रकार का अम्ल यूज होता है? जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि क्या कर देता है? आसानी से किसी भी चीज को जला लेता है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है, जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में क्या होगा? रिलीज होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना प्रबल है तो हमारा पेट उससे सुरक्षित कैसे रहता है?
तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर एक और चीज निकलती है जिसे आप क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, म्यूकस कहेंगे, ठीक है। अब ये म्यूकस क्या कर देता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक की सुरक्षा करता है। ये जीके का क्वेश्चन भी आपके पास आता है, इसीलिए हमने ये डिस्कस किया है। चलिए, ये तो बात हुई किसी डाइजेशन की। अब हमने कहा हम बात कर रहे थे एपिथेलियल यानी कि उपकला ऊतक के बारे में, उपकला ऊतक के कार्य के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर ये बाहर से कवर, अगर हमारे स्टमक को ये बाहर से इस प्रकार से आपको उपकला ऊतक की क्या दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर बाहर से आपको लेयर मिल रही है तो कवर कर रहा है, अगर मैंने कहा अंदर से आपको मिल रही है तो इसे हम कहते हैं लाइनिंग। आप कवरिंग और लाइनिंग में डिफरेंस समझे। कवरिंग का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से कवर करना, लाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को अंदर से क्या करना, वहां पे कवर करना। कौन कवर कर रहा है, उपकला ऊतक। और आप ध्यान रखिए जो उपकला ऊतक होता है वो किस चीज से मिलकर के बना है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। सारे जितने भी ऊतक आपके पास आए हैं सारे किस चीज से मिलकर के बने हैं, वो सेल से मिलकर के बने। कार्य क्या होगा इसका, सबसे पहले होगा सुरक्षा प्रदान करता है, पहला कार्य, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके उपकला ऊतक के कार्य एक बार देख लीजिए। एक तो सुरक्षा प्रदान करना होता है, दूसरा अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को अवशोषित करने में मदद करता है। तीसरा आपने कहा सिक्रीशन यानी कि श्रावण में मदद करता है। जैसे कि कुछ जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं। कुछ जो ग्लैंड्स होती है, कुछ जो ग्रंथियां होती हैं वो किस चीज से मिलकर के बनी होंगी, उपकला ऊतक से मिलकर के बनी होंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। आप कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं जिसे आप संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक में हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में, हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में। चलिए अब मुझे बताइए रक्त के बारे में कौन कितना जानता है, मुझे कौन बताएगा। जीजीआईसी देवप्रयाग, आपको आवाज आ रही है, जीजीआईसी देवप्रयाग। चलिए अब मुझे जीजीआईसी चोरगलिया में कौन बताएगा खून के बारे में या रक्त के बारे में। खून जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, कह देते हैं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। अब हम उसे क्या कहेंगे, ब्लड या रक्त के नाम से हम उन्हें जानेंगे, ठीक है। अब आप में से कौन बच्चा बताएगा, आप ब्लड के बारे में जो भी चीजें जानते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। कौन बताएगा, हैंड रेज कीजिए। जीजीआईसी चोरगलिया का कार्य होता है रक्त का परिवहन करता है और रक्त में एक मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यस मैम। रक्त का मैट्रिक्स होता है उसे क्या कहते हैं मैम, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ये बताओ रक्त में जो डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। सिर्फ एक ही बच्ची आंसर करिए जीजीआईसी चोरगलिया में, और कोई आंसर नहीं करना चाहेगा। आप में से मुझे खुशबू के अलावा कौन बताएगा डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है। आपके सामने वैसे सारी चीजें हैं अवेलेबल। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है गीतांजलि। मैम, लाल रक्त कोशिकाएं जब हमें बीमारी होती तो हमें उससे बचाती है, मतलब हमें जल्दी से बीमार नहीं पड़ने देती, यानी कि हमें इम्यूनिटी देती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि मैम आप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ब्लड प्लेटलेट होती हैं, उनके कार्य किसे पता है। गीतांजलि और खुशबू के अलावा जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, आपका क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। प्लेटलेट्स होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, किसे पता है, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छे, आप लोग बैठिए बच्चे, जीजीआईसी चोरगलिया। अब हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने अभी तक ब्लड के बारे में क्या क्या चीजें देखी। हमने कहा जो ब्लड होता है हमारे एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब आप समझ रहे हैं कि रक्त क्या है, एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में बहता है। 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, उनके फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। आज हमें पढ़ना था लिम्फ के बारे में कि लिम्फ भी एक प्रकार का तरल होता है। लिम्फ का जो निर्माण होता है वो ब्लड से ही होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड से कुछ कुछ चीजें निकल करके आती हैं और लिम्फ का निर्माण करती है। तो लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आपने कहा जो लिम्फ है, लिम्फ में आपको आरबीसी नहीं मिलेंगी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। लिम्फ के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। लिम्फ इज द कलरलेस फ्लूइड दैट कैरीज व्हाइट ब्लड सेल्स थ्रू द ह्यूमन बॉडी इन lymphatic vessels. There are lymphoid organs present in the body that produce lymph and together form the lymphatic system. Some of them are lymph nodes and lymph, यानी कि जिसे आप लसिका कहते हैं। लसिका के बारे में हमने कहा, लसिका क्या है, एक रंगहीन तरल पदार्थ है।
क्यों रंगहीन है? क्योंकि इनमें आरबीसी नहीं पाई जा रही है, क्योंकि इनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जा रही, लेकिन इनमें डब्ल्यूबीसी है, जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कह रहे थे, जिसे कि अभी आपने बताया कि ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी देता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, लसिका एक रंगहीन तरल है जो पूरे मानव शरीर में लसिका वाहिकाओं में सफेद रक्त कोशिकाओं को ले जाता है। क्या करेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है श्वेत रक्त कणिकाओं को लेके जाता है। शरीर में लिम्फोइड अंग मौजूद होते हैं जो लिम्फ का उत्पादन करते हैं और साथ में लसिका प्रणाली का निर्माण करते हैं। लिम्फ या लसिका एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। उनमें से कुछ लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स हैं। तो लिम्फ का जो निर्माण होता है सिंपली वो कहाँ से होता है? आपने का जो रक्त है, रक्त से कुछ कुछ चीजें निकल करके आती रहती हैं, इसमें आरबीसी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें जैसे डब्ल्यूबीसी आ गया है, कुछ प्रोटीन आ गया है, ये मिल करके लिम्फ का निर्माण करती है, ठीक है। और एट लास्ट जो लिम्फ होता है, जो लसिका होता है, वो रक्त में ही वापस मिल जाता है। तो लिम्फ के बारे में कुछ चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक बार पढ़िए लिम्फ। चलिए, तो लिम्फ आपने देख लिया है और आपने रक्त के बारे में भी देख लिया है, ठीक है। रक्त के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात। चलिए, लिम्फ के बारे में कुछ और चीजें आपको बताई गई है, जैसे कि आपने कहा लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डिफरेंसेस। आपने कहा कि कुछ अंतर को छोड़ करके लसिका रक्त के समान ही है। अब वो अंतर क्या है वो आपको बताए गए हैं। आपने कहा इट कंटेन्स ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें केवल श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। पहला अंतर कि इसमें लसिका और रक्त में, यानी कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं। इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस बट मोर ग्लूकोज। आपने कहा कि जो लसिका होता है इसमें रक्त, प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम मात्रा में, लेकिन ग्लूकोज कैसा होता है? अधिक होता है। इट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। आपने कहा कि ये केवल एक ही दिशा में बहता है। क्या होगा? जो लसिका है, लसिका एक ही दिशा में यहाँ पर बहता है। लिम्फ मूव इन बॉडी थ्रू इट्स नॉर्मल फंक्शन अनलाइक ब्लड विच इज पंप बाय द हार्ट। आपने कहा हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त के विपरीत लसिका अपने सामान्य कार्य के माध्यम से शरीर में चलता है। हमने कहा कि हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो कैसे बहता है? जब हमारा हार्ट, हमारा हृदय जो है वो ब्लड को पंप करता है, ये सभी को पता है। हार्ट का कार्य क्या है? जो हमारा हृदय उसका कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना। तभी आप देखते हैं कि आपका जो ब्लड है वो पूरा सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट। यही तो हमने कहा था। क्या देखते हैं हम? ये क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है। यहाँ से क्या है, जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में जाता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है। इस प्रकार से ये अलग अलग आपके क्या आ गए हैं? भाग आ गए हैं। और फिर से ही कहा जाएगा, आपने कहा फिर से कहा जाएगा आपके हार्ट में ही जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो रक्त है आपका वो पूरे शरीर में क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, वो ब्लड को पंप करता है। तो जो भी आप हृदय की धड़कनें सुनते हैं, जो आप क्या कहते हैं हार्ट बीट अपनी सुनते हैं, वो हार्ट बीट में एक्चुअली क्या आपको बताती है कि जो ब्लड है वो पंप किया जा रहा है बार बार आपके शरीर में। तो हमने कहा कि जो रक्त होता है, रक्त को हमारे शरीर में पंप करने के लिए हमें हार्ट की जरूरत होती है, यानी कि हृदय की आवश्यकता होती है। जबकि जो लसिका होता है, लसिका बिना पंप किए ही हमारे शरीर में क्या होता है? बहता रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे लसिका के घटकों को। एक बार देख लेते हैं लसिका किस किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा जो लसिका है वो प्लाज्मा से मिलकर के बना है, पानी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जैसे अन्य पदार्थों के साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन को भी ले जाता है। लसिका कणिकाएं में, लसिका कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिए। लसिका किससे बन रहा है? रक्त से ही बन रहा है। रक्त से कुछ कुछ चीजें निकल करके आई हैं, जैसे कि प्लाज्मा निकला होगा, पानी निकला है, कैल्शियम निकला, फॉस्फोरस निकला, कुछ प्रोटीन निकल गई है, और यहाँ पर क्या निकली? श्वेत रक्त कणिकाएं निकल गई हैं। इसने लसिका का निर्माण कर लिया है, ठीक है। लसिका में क्या नहीं है? आपने कहा इसमें आरबीसी नहीं है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं नहीं है, और ब्लड प्लेटलेट नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लसिका में और रक्त में, जो कि आप लोगों को क्या करना है? करके लेके आना है। डिफरेंस आप लोग क्या करेंगे? खुद बना करके लेके आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले संयोजी ऊतक की, जिसमें आप पढ़ेंगे बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। तो अभी तक हमने जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।